अक्सर सुबह जब अलार्म बजता है ना, तो हमारा सबसे पहला रिफ्लेक्स क्या होता है? उसे बस स्नूज कर देना। हाँ, बिल्कुल। वो बस 5 मिनट और सोने की आदत। हाँ, हम सोचते हैं कि बस थोड़ी और गर्माहट मिल जाए, थोड़ा और छुप लें बिस्तर में। ये एक बहुत ही आम सी आदत है। बहुत आम है। लेकिन आज हम जिन आर्टिकल्स और विश्लेषणात्मक लेखों की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं ना, वो इस स्नूज करने की आदत को एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी के जरिए देखते हैं। और वो केस स्टडी है फिल्म वेक अप सिट। बिल्कुल सही। तो हमारा मिशन आज महज एक फिल्म या कहानी पर चर्चा करना नहीं है, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक ढांचे को समझना है कि इंसान असल में जागता कैसे है। मतलब नींद से नहीं, बल्कि अपनी हकीकत से, अपनी जिम्मेदारियों से। और इन नोट्स की शुरुआत ही फिल्म के उस पहले दृश्य से होती है जहां सिट का अलार्म बजता है। वो उसे अनदेखा कर देता है और फिर उसकी माँ आकर उसे बड़े दुलार से जगाती है। हाँ, वो दृश्य पहली नजर में तो ये एक आलसी लड़के का बहुत ही आम सा पारिवारिक दृश्य लगता है। लेकिन मनोविज्ञान इसे एक खास नाम देता है। इसे सीखी हुई लाचारी या लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहा जाता है। ओह, सीखी हुई लाचारी। हाँ, ये आराम का एक ऐसा जाल है जहां इंसान अपनी बुनियादी क्षमताएं भी भूल जाता है। जब हम इन नोट्स की गहराइयों में जाते हैं तो पाते हैं कि सिड का चरित्र महज आलसी नहीं है। तो फिर क्या है? वो असल में एक एक्सटेंडेड एडोलेसेंस यानी खिंची हुई किशोरावस्था का शिकार है। अच्छा, खिंची हुई किशोरावस्था। मतलब शरीर तो बड़ा हो गया है, लेकिन दिमाग अभी भी बच्चा है। बिल्कुल, ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां इंसान मानसिक रूप से जिम्मेदारियों का भार उठाने से इनकार कर देता है। उस पहले दृश्य में माँ का उसे जगाना, उसके लिए सब कुछ तैयार रखना। वो उसके कपड़े भी निकाल कर रखती हैं बिस्तर पे। हाँ, तो ये सिर्फ लाड़ प्यार नहीं है। मनोविज्ञान के नजरिए से ये अनजाने में उसे पंगु बनाने जैसी प्रक्रिया है। अरे बाप रे, पंगु बनाना, ये तो बहुत ही भारी शब्द है। लेकिन सच है। देखिए, एक इंसान का मस्तिष्क जब ऐसे माहौल में पलता है जहां उसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ मिल जाता है, तो उसके भीतर संघर्ष करने वाले न्यूरॉन्स विकसित ही नहीं हो पाते। मतलब वो मानसिक रूप से अपाहिज हो जाता है एक तरह से। सही कहा। वो भावनात्मक रूप से एक ऐसे आरामदायक बुलबुले में कैद हो जाता है जहां बाहरी दुनिया की कोई चुनौती उस तक पहुंच ही नहीं पाती। चलिए, इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। हमारे नोट्स में सिद के कमरे का जो वर्णन है ना, वो बिखरा हुआ कमरा। हाँ, महंगे गैजेट्स हैं, शानदार वीडियो गेम्स हैं, हर तरफ बिखरे हुए ब्रांडेड कपड़े और एक पूरी तरह से अस्त व्यस्त जीवन शैली। बिल्कुल। अगर मैं इसे आज के संदर्भ में देखूं ना, तो सिड की जिंदगी बिना सिम कार्ड वाले एक बहुत महंगे स्मार्टफोन की तरह है। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक तुलना है ना? मतलब देखने में बहुत शानदार है, उसके सारे फीचर्स एकदम टॉप क्लास है, लेकिन वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ है। हाँ, उसका कोई असल इस्तेमाल नहीं है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है। मैं सोच रही थी कि नाश्ते की मेज का वो दृश्य देखिए, जहाँ एक तरफ सख्त पिता है जो अखबार पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ सिड है जो बिल्कुल लापरवाह है। बहुत ही तनावपूर्ण दृश्य है वो। हाँ, तो क्या यहाँ सारा दोष सिर्फ सिड का है? मतलब क्या पिता का ये सख्त रवैया और संवाद की कमी इस दूरी को और नहीं बढ़ा रही है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है जो हमारे विश्लेषणात्मक लेखों में भी प्रमुखता से उठाया गया है। ये महज पिता और पुत्र की कहानी नहीं है। तो फिर क्या है? ये दो अलग अलग पीढ़ियों के नजरिए का टकराव है। पिता यहाँ एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक हैं जिन्होंने शायद बहुत संघर्ष करके ये साम्राज्य खड़ा किया है। हाँ, उन्होंने खुद मेहनत की है। बिल्कुल, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि अपने बेटे को उस संघर्ष का मूल्य कैसे सिखाया जाए। उनका प्यार उनके द्वारा दी गई सुख सुविधाओं और बैंक बैलेंस तक सीमित हो गया है। और दूसरी तरफ सिड है, जिसे लगता है कि ये सारी सुख सुविधाएं उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। एकदम सही। वो बस वर्तमान के मजे में डूबा है और इसी बिंदु पर कहानी में एक बाहरी उत्प्रेरक या कैटलिस्ट की जरूरत होती है। और वो उत्प्रेरक है आयशा बनर्जी की एंट्री। बिल्कुल। नोट्स के अनुसार आयशा कोई आम किरदार नहीं है, वो एक आईना है। एक आईना, बहुत खूब। मतलब वो कोलकाता से मुंबई आई है, स्वतंत्र है और उसका एक बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य है कि उसे एक लेखिका बनना है। हाँ,
और वो कहते हैं ना कि जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ समय बिताते हैं जो रोज सुबह उठकर मैराथन की तैयारी कर रहा हो, तो आपको अपनी अनफिट जीवन शैली और भी ज्यादा चुभने लगती है। हाँ, ये मैंने भी महसूस किया है। बिल्कुल। आयशा के साथ भी कुछ ऐसा ही है। वो सिड के कॉलेज के दोस्तों से एकदम विपरीत है। जहाँ सिड अपने भविष्य को लेकर एकदम अंधकार में है, बस मजाक मस्ती कर रहा है। और वहीं आयशा का हर कदम भविष्य की ओर है। जब ये दोनों एक साथ फ्रेम में आते हैं तो ये सिर्फ दो किरदारों का मिलना नहीं होता। तो ये क्या होता है? ये उद्देश्य और दिशाहीनता का सीधा टकराव होता है। सिड के पास हर तरह की सुविधा है पर कोई मकसद नहीं। और आयशा के पास कदम कदम पर संघर्ष है, पर एक बहुत ही साफ मकसद है। और मनोविज्ञान में इस स्थिति को संज्ञानात्मक असंगति या कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस मतलब विचारों में टकराव। हाँ, जब कोई इंसान सिड की तरह एक सुरक्षित बुलबुले में रहता है और अचानक उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, तो उसके भीतर एक बेचैनी पैदा होती है। उसे पहली बार महसूस होता है कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। बिल्कुल। लेकिन कोई भी सुरक्षित बुलबुला सिर्फ किसी को देखने भर से नहीं फूटता। हाँ, वो बुलबुला तो बहुत मजबूत होता है ना, सुख सुविधाओं का। उसे फूटने के लिए एक बहुत ही तगड़े झटके की जरूरत होती है। इंसान का अहंकार इतना मजबूत होता है कि वो तब तक अपनी कमियों को नहीं मानता जब तक कि वो पूरी तरह से दीवार से न टकरा जाए। और सिड की जिंदगी में वो दीवार है उसका कॉलेज की अंतिम परीक्षा में फेल होना। हाँ, ये फिल्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। और हमारे नोट्स इस पर बहुत गहरा विश्लेषण करते हैं। जब नतीजे आते हैं और सिड देखता है कि वो फेल हो गया है, तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत अजीब होती है। बहुत अजीब। वो रोता नहीं है, परेशान नहीं होता, बल्कि वो मजाक उड़ाता है। वो अपने दोस्तों के सामने इस तरह व्यवहार करता है जैसे ये कोई बहुत बड़ी बात ही ना हो। ये प्रतिक्रिया सतह पर बहुत सतही लगती है, लेकिन मैं सोच रही थी कि इसके पीछे जरूर कोई गहरी बात होगी, है ना? बिल्कुल है। ये मनोविज्ञान में डिनायल यानी सच्चाई से इनकार करने का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। डिनायल मतलब वो मान ही नहीं रहा कि वो फेल हुआ है। हाँ, देखिए, जब हमारा मस्तिष्क किसी ऐसे सदमे या सत्य का सामना करता है जो हमारे आत्मसम्मान को चकनाचूर कर सकता है, तो वो बचाव के लिए एक ढाल बना लेता है। अच्छा, तो सिड ने पूरी जिंदगी खुद को एक कूल और अजय लड़के के रूप में देखा है। और पहली बार बाहरी दुनिया ने उसे एक ऐसा कागज थमाया है जिस पर लिखा है कि वो नाकाम है। उफ, इस भयानक सच का सामना करने के लिए बहुत साहस चाहिए होता है, जो सिड में अभी नहीं है। इसलिए उसका मस्तिष्क इस पूरी स्थिति को एक मजाक में बदल देता है ताकि उसे दर्द महसूस ना हो। लेकिन डिनायल की ये ढाल बहुत कमजोर होती है। बहुत कमजोर। जो उसी रात पिता के साथ हुए उस भयंकर झगड़े में टूट भी जाती है, जब उसके पिता उसे गैर जिम्मेदार कहते हैं और उसे आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सिड का अहंकार पूरी तरह से आहत हो जाता है। और इसी अहंकार में वो अपना शानदार घर, अपनी कार, सब कुछ छोड़कर आधी रात को बाहर निकल जाता है और वो आयशा के छोटे से घर में पनाह लेता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा रुककर इस फैसले पर सवाल उठाना है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सिड का वो घर छोड़ना वाकई में एक विद्रोही या साहसिक कदम था? बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि बहुत बार हम कहानियों में देखते हैं ना कि नायक घर छोड़ देता है और वो उसकी आज़ादी की शुरुआत होती है, एक तरह की हीरो वाली एंट्री। हाँ, अक्सर ऐसा ही दिखाया जाता है। लेकिन अगर हम इन मनोवैज्ञानिक नोट्स को करीब से पढ़ें तो वे इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। सच में? तो फिर ये क्या था? ये कोई विद्रोह या बहादुरी नहीं थी, बल्कि ये एस्केपिज्म यानी पलायनवाद था। पलायनवाद मतलब भाग जाना। हाँ, सिड को सच्चाई चुभ रही थी। वो अपनी नाकामी का जिम्मा लेने के बजाय उस जगह को ही छोड़कर भाग गया जहां उसे सच सुनना पड़ रहा था। वो शारीरिक रूप से उस घर से बाहर आ गया था, लेकिन मानसिक रूप से वो अभी भी वहीं था। बिल्कुल सही। और आयशा के घर पर उसके शुरुआती दिन इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि महज अपना पता बदल लेने से कोई रातों रात स्वतंत्र नहीं हो जाता। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना जैसे किसी ने स्विमिंग पूल के सुरक्षित और उथले पानी से निकलकर सीधे समंदर में छलांग लगा दी हो। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। लेकिन हकीकत ये है कि उसे तैरना अभी भी नहीं आता। जगह बदल गई, लहरें बड़ी हो गई, पर काबिलियत वही शून्य है। शून्य है। वो दृश्य याद है
जहां सिड को पता चलता है कि उसे अपना बिस्तर खुद लगाना है। हाँ, उसे अंडा उबालना नहीं आता, उसे ये नहीं पता कि घर कैसे चलता है। ये चीजें सुनने में बहुत मामूली लगती हैं, लेकिन हकीकत में आजादी की पूरी इमारत इन्हीं छोटी छोटी ईंटों पर टिकी होती है। और यहीं पर वो दृश्यगत और मनोवैज्ञानिक विरोधाभास अपने चरम पर पहुंच जाता है। एक तरफ आयशा है जो हर सुबह उठकर लोकल ट्रेन के धक्के खाती है, इंटरव्यू देती है, मैगजीन में नौकरी हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करती है। वो अपने लिए एक नई दुनिया बना रही है। और दूसरी तरफ सिड है जो आयशा के सोफे पर लेटा है, टीवी देख रहा है, और अभी भी उसी मानसिकता में जी रहा है कि कोई और, पहले उसकी माँ और अब शायद आयशा। हाँ, कोई और उसके लिए चीजें ठीक कर देगा। वो इस भ्रम में है कि वो आजाद हो गया है। जबकि वो सिर्फ एक निर्भरता से दूसरी निर्भरता की ओर खिसक गया है। बिल्कुल, और यही कारण है कि उस छोटे से घर में तनाव का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। सिड का अहंकार भले ही आहत हुआ था, लेकिन वो टूटा नहीं था। और किसी भी इंसान में असली बदलाव तब तक शुरू नहीं होता जब तक उसका वो झूठा अहंकार पूरी तरह से जमींदोज ना हो जाए। हमारे नोट्स में उस दृश्य को फिल्म का असली वेकअप पल कहा गया है, जहां आयशा का सब्र आखिरकार जवाब दे जाता है। वो दृश्य इस पूरे विश्लेषण की जान है। आयशा जब उस पर चिल्लाती है तो वो कोई आम घरेलू झगड़ा नहीं था। हाँ, वो बस बर्तन पटकने वाला झगड़ा नहीं था। नहीं, वो उसे बहुत स्पष्ट शब्दों में आलसी, दिशाहीन और एक बच्चा कहती है। वो उसे बताती है कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ये कोई ताना नहीं था, ये एक ऐसा नग्न सत्य था जिसमें कोई मिलावट नहीं थी। ये सीधे सिड की आत्मा पर एक प्रहार था। जब कोई बाहरी व्यक्ति जिसे आप पसंद करते हो आपकी सबसे बड़ी कमियों को इस तरह बेनकाब कर दे, तो आपका सारा डिनायल टूट जाता है। मुझे उस दृश्य की सबसे चौंकाने वाली बात ये लगती है कि सिड बहस नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। जो लड़का अपने पिता की एक बात नहीं सुन सका और लड़कर घर छोड़कर आ गया, वो आयशा की इतनी कड़वी बातें सुनकर बिल्कुल शांत रह जाता है। वो पलटवार क्यों नहीं करता? क्योंकि इंसान का अहंकार एक निश्चित बिंदु तक ही वास्तविकता को रोक सकता है। जब सच हर तरफ से आप पर हावी हो जाता है ना, तो बचाव के सारे तंत्र काम करना बंद कर देते हैं। सिड का चुप रह जाना असल में उसके अहंकार के टूटने की आवाज थी। ये वो पल था जब उसने अपनी जिंदगी के अलार्म को स्नूज करने के बजाय उसे बजने दिया। उसने उस शोर को महसूस किया। हाँ, ये आत्ममंथन का वो क्षण था जहां वो पहली बार खुद से कोई झूठ नहीं बोल रहा था। और यहीं से बदलाव की वो प्रक्रिया शुरू होती है जो अक्सर फिल्मों में दिखाई जाने वाली प्रक्रिया से बहुत अलग होती है। हाँ, अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में हम क्या देखते हैं कि पीछे एक प्रेरणादायक गाना बजता है और 2 मिनट के मोन्टाज में नायक रातों रात एक सफल इंसान बन जाता है। बिल्कुल, लेकिन हमारे नोट्स इस बात पे जोर देते हैं कि असल जिंदगी में बदलाव एक बहुत ही उबाऊ, लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया है। बहुत दर्दनाक। सिड के मामले में ये बदलाव सुबह समय पर उठने, अपनी बिखरी हुई चीजों को समेटने और अपने लिए एक रास्ता खोजने की कोशिश करने से शुरू होता है। वो फोटोग्राफी की ओर मुड़ता है जो उसका एक दबा हुआ जुनून था। और ये जुनून भी कोई चमत्कार नहीं था। जब सिड चुपचाप बैठता है, अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखना शुरू करता है, तब उसे समझ आता है कि फोटोग्राफी के जरिए वो जिंदगी को ज्यादा स्पष्टता से देख सकता है। इसके बाद जो होता है वो मनोविज्ञान के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। वो इंटर्नशिप वाली बात। हाँ, वो एक अखबार में इंटर्नशिप के लिए आवेदन करता है, इंटरव्यू देता है और सबसे जरूरी बात, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन इस बार की प्रतिक्रिया पिछली बार से बिल्कुल अलग होती है। एकदम अलग। पिछली बार जब वो फेल हुआ था तो वो डिनायल में चला गया था, उसने मजाक उड़ाया था और घर छोड़ के भाग गया था। लेकिन इस बार ये रिजेक्शन उसे तोड़ता नहीं है। वो इसे एक व्यक्तिगत हमले के रूप में नहीं लेता। यही मानसिक विकास है। न्यूरोलॉजी के अनुसार जब हमारा मस्तिष्क नए अनुभव करता है और संघर्ष के बाद असफल होता है, तो वो खुद को फिर से तार-तार करता है। तार-तार करता है मतलब नए कनेक्शंस बनाता है। हाँ, जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। सिड का मस्तिष्क अब रिजेक्शन को एक खतरे के रूप में नहीं, बल्कि फीडबैक या प्रतिक्रिया के रूप में प्रोसेस कर रहा है। अरे वाह, ये बहुत ही दिलचस्प है। वो अपनी कमियों पर काम करता है, फिर से कोशिश करता है और अंततः उसे एक छोटी सी इंटर्नशिप मिल जाती है। और जब वो अपनी पहली सैलरी का चेक पाता है, तो
वो महज कुछ 1000 रुपए नहीं होते। जीव विज्ञान के स्तर पर वो उसके मस्तिष्क में डोपामाइन का वो पहला स्राव है जो उसे कुछ अर्जित करने पर मिला है, ना कि खैरात में। डोपामाइन मतलब वो खुशी का हार्मोन। हाँ, उसने पहली बार अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाई है। और ये एक बहुत ही गहरा सच है कि जब इंसान अपनी एक स्वतंत्र पहचान बना लेता है तो उसके आसपास की दुनिया और उसके रिश्तों का पूरा समीकरण ही बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। इसी परिपक्वता के साथ सिड अपने घर वापस लौटता है। जब वो अपने पिता के सामने खड़ा होता है और माफी मांगता है तो वो हार मानकर लौटा हुआ कोई कमजोर लड़का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसा इंसान है जिसे अपनी गलतियों का एहसास है। ये रिश्तों की गतिशीलता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। सम्मान कभी भी अधिकार समझकर मांगा नहीं जा सकता, उसे अपने कर्मों से कमाना पड़ता है। सही बात है। जब सिड अपने पिता से मिलता है तो पिता भी इस बात को तुरंत महसूस कर लेते हैं कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति अब उनका वो आश्रित बेटा नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र युवा है। हाँ, ये मेल मिलाप किसी समझौते से नहीं बल्कि बराबरी और आपसी सम्मान की बुनियाद पर होता है। और मुझे लगता है कि इसी बराबरी और स्वतंत्रता के सिद्धांत पर फिल्म का वो रोमांटिक पहलू भी टिका हुआ है। बिल्कुल। पूरी कहानी के अंत में जाकर सिड को इस बात का स्पष्ट एहसास होता है कि वो आयशा से प्यार करता है। अगर हम इस प्यार के कोण का विश्लेषण करें ना तो सवाल ये उठता है कि क्या प्यार तभी मुमकिन है जब आप खुद को खोज लें? मतलब क्या ये आत्मखोज का कोई इनाम है? हमारे सामने मौजूद विश्लेषणात्मक लेख इस विषय पर बहुत ही स्पष्ट और गहरी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? रिश्तों के मनोविज्ञान में 2 तरह के मॉडल होते हैं, एक परजीवी या पैरासिटिक, जहां एक व्यक्ति अपनी कमियों को भरने के लिए दूसरे पर निर्भर होता है। अच्छा, पैरासिटिक। और दूसरा सहजीवी या सिम्बायोटिक, जहां 2 पूर्ण और स्वतंत्र व्यक्ति एक साथ आगे बढ़ते हैं। समझ गई। अगर सिड ने फिल्म की शुरुआत में ही आयशा से प्यार का इजहार कर दिया होता तो वो एक परजीवी रिश्ता होता। हाँ, वो आयशा का इस्तेमाल अपनी एक माँ जैसी केयरटेकर के रूप में करता है। आयशा ने ये बात समझी थी। वो सिड के बदलने का इंतजार नहीं करती रही। उसने अपनी यात्रा जारी रखी, अपनी सफलताओं का जश्न मनाया। यानी प्यार किसी डूबते हुए इंसान को बचाने का मिशन नहीं है। इस कहानी का सबसे गहरा संदेश यही है कि सफल होने से पहले जिम्मेदार होना जरूरी है। बिल्कुल सही। अंत में जब सिड आयशा के पास जाता है तो उसका इजहार बहुत ही शांत और परिपक्व होता है। उसमें बॉलीवुड का वो ठेठ मेलोड्रामा नहीं है। वो अब आयशा पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के काबिल हो गया है। उनका रिश्ता अब बराबरी का है। बिल्कुल। ये कहानी बताती है कि परिपक्व प्रेम केवल आत्म साक्षात्कार के बाद ही संभव है। जब तक आप खुद के साथ शांति से नहीं रह सकते, खुद की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, तब तक आप किसी और के साथ एक स्वस्थ रिश्ते की उम्मीद नहीं कर सकते। एकदम सही। सिड की यात्रा अपनी कमियों से भागने से शुरू होकर उनका सामना करने और अंततः उन्हें सुधारने की एक बहुत ही प्रामाणिक यात्रा है। इस पूरे गहन विश्लेषण को देखने के बाद ये एकदम साफ हो जाता है कि ये महज एक लड़का लड़की की आम प्रेम कहानी कभी थी ही नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये अपने कंस्ट्रक्टेड और आरामदायक बुलबुले से बाहर निकलने, दुनिया की कड़वी सच्चाइयों का सामना करने और अपने खुद को उस आग में तपाकर एक नया इंसान बनने की कहानी है। बिल्कुल। और ये हम सभी के लिए एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल छोड़ जाती है। जरा कल्पना कीजिए, अगर सिड ने अपनी कॉलेज की उस अंतिम परीक्षा में महज पासिंग मार्क्स लाकर उसे पास कर लिया होता तो क्या होता? मुझे लगता है कि वो शायद उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी होती। त्रासदी? वो कैसे? क्योंकि अगर वो पास हो जाता तो वो कभी उस सुरक्षित बुलबुले से बाहर ही नहीं आता। वो शायद अपने पिता के व्यवसाय में जाके बैठ जाता बिना किसी दिलचस्पी के। हाँ, वो बस एक रोबोट की तरह काम करता। उसे कभी घर छोड़ने की नौबत नहीं आती, आयशा के घर का वो संघर्ष नहीं होता और वो कभी उस कैमरे को उठाकर अपना असली जुनून नहीं खोज पाता। ये तो है। एक बड़ी असफलता अक्सर जीवन में सबसे जरूरी उत्प्रेरक या कैटलिस्ट का काम करती है। ये एक बहुत ही सशक्त विचार है। जीवन में कभी-कभी एक बड़ी असफलता ही वो एकमात्र चाबी होती है जो हमारी संभावनाओं के दरवाजे खोल सकती है। बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं
कि हमें अपना रास्ता खोजना है। लेकिन सच तो ये है कि रास्ता कहीं बना बनाया नहीं मिलता। हमें अपने संघर्षों, अपनी गलतियों और अपनी हार के जरिए उस रास्ते के सांचे में खुद को ढालना पड़ता है। सही बात है। हमारी असफलताएं ही हमें वो आकार देती हैं जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो अगली बार जब भी जिंदगी का अलार्म बजे और वास्तविकता सामने खड़ी हो, तो उसे स्नूज करने के बजाय उस शोर को महसूस करना ही असली शुरुआत है। बिल्कुल। क्योंकि नींद से तो हम रोज जागते हैं। असली चुनौती अपनी हकीकत में जागने की है।